नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि भारत में जातिगत और सामाजिक असमानता बड़ी समस्याएं हैं, जिनसे निपटने के लिए देश में जातिगत जनगणना और पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। राहुल गांधी का ये बयान विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित था कि इस तरह से भारत में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रणाली को और मजबूत किया जा सके। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में चुनावी हंगामा तेज है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। विदेश यात्रा के दौरान आरक्षण पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने इसे अपना चुनावी हथियार बना लिया है और विरोध में आंदोलन कर रही है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने मोर्चे को और तेज कर दिया है। सवाल ये उठता है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की सियासी बयानबाजी कहां तक जायज है? क्या ये वाकई जनता के हित में है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण जी। प्रवीण जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रवीण जी, बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक आंदोलन शुरू कर दिया है। क्या बीजेपी इस मुद्दे का चुनावी फायदा उठाना चाहती है या फिर इसका जो विरोध कर रहे हैं वो जायज है? देखिए, जो एडवाइज़र राहुल गांधी के हैं वो उनको जो अभी एडवाइस दे रहा है वो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का भाग है, रणनीति का भाग है। कुछ दिन जी। पहले हमने अगर स्मृति ईरानी जी का भी एक वक्तव्य आया था और उस वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी टी-शर्ट पहनते हैं और जीन्स पहन के निकलते हैं, तो हमें उनको जो उनका सिंबल है, जिस तरह से वो यूथ को अट्रैक्शन देने के लिए उन्होंने वो टी-शर्ट और जीन्स का जो ड्रेस है वो अडॉप्ट किया है। अब तक बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू और बाकी जिस तरह से चिढ़ाती थी या हेजिटेट किया करती थी, पर स्मृति ईरानी का ये जो बयान आया कि राहुल गांधी को हमने अभी सीरियसली उनको लेना चाहिए। तो ये मुद्दा का नंबर 1 हुआ और इसी के तहत जो एडवाइज़र अभी राहुल गांधी के हैं वो उनको एडवाइस दे रहे हैं। तो इन एडवाइज़रों की सबसे पहले एक एडवाइस थी कि भारत में अगर राजनीति करनी है, तो वो राजनीति को जाति के साथ जोड़ना चाहिए। तो इसके लिए जोड़ के क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले भारत में किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी जनगणना होनी चाहिए, सेंसस होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या बाकी जातियाँ जो है, स्वर्ण बाकी जो वर्ण के लोग हैं, उच्च वर्ण के लोग हैं, उनकी पूरी तरह से सेंसस जो है वो होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने जब से ये मुद्दा उठाया है तब से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है और इसके बाद संविधान विरोधी बीजेपी है, ये भी आक्रामकता से लोकसभा के चुनाव में प्रचार जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया था। तो मुद्दा क्रमांक 1 ये है कि जो राहुल गांधी के एडवाइजर है वो जिस तरह से एडवाइस उनको दे रहे हैं उसी पर राहुल गांधी अपना पूरा प्रचार और अपना कार्य जो है कार्यक्रम उनके जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से विरोध हो रहा है तो महाराष्ट्र में आने वाले कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और किसी भी समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकती है और महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं। तो अभी सारी पार्टियां हैं, महाराष्ट्र में 6 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जो 6 महत्वपूर्ण पार्टियां अभी एक्शन मोड पे आ गई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस और बीजेपी है। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना होके रहेगी और जातिगत जनगणना जब तक नहीं होती तब तक देश के सारे वर्गों को लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। तो यही मुद्दा लेके कांग्रेस आगे आई है और कांग्रेस को इस मुद्दे को पीछे भटकाने के लिए राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान अमेरिका में दिया था उसके खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया, नागपुर में भी किया। तो ये सोची समझी राजनीति दोनों ओर से है। पर अभी कांग्रेस के जो एडवाइजर है, राहुल गांधी के एडवाइजर है, उन्होंने कहा है कि अगर इस देश में अगर आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो जातिगत जनगणना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जाति आधारित जो योजनाएं हैं उन पर आपको फोकस केंद्रित करना पड़ेगा और आप माने या मत माने, जो भी उनके एडवाइजर है उन एडवाइजरों के बलबूते पर ही देश में तकरीबन 10 साल के बाद एक विरोधी पक्ष नेता मिला है और वो राहुल गांधी के रूप में मिला है और उनके एडवाइजरों के चलते ही मिला है। इसीलिए उनके एडवाइजर जिस तरह से एडवाइस दे रहे हैं, उनकी एडवाइस है कि जातिगत जनगणना होके रहेगी। ये मुद्दा उठाइए, जाति में कितने लोग हैं इस देश में, आईएएस ऑफिसर कितने हैं, क्या है, ये सारे मुद्दे टाइम टाइम पर राहुल गांधी उठाते हैं और ये ठीक है।
एडवाइजर ने उनको बताया और उस हिसाब से वो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इसमें गलत भी क्या है? प्रवीण जी, गलत भी क्या है इसके अंदर? क्योंकि अभी इसमें कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रही है। क्या राहुल गांधी के बयान पर कोई गलत अर्थ निकाला जा सकता है या वाकई उन्होंने आरक्षण पर कोई विवाद टिप्पणी की है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जी। अभी कुछ बीजेपी की ओर से कुछ बयान आए और बीजेपी के कुछ नेताओं ने इंदिरा गांधी के पुराने भाषण सुनाए। जवाहरलाल हम्म। नेहरू जी के भी कुछ भाषण सुनाए। उनमें इंदिरा गांधी ऐसे कहती है कि जब तक भारत से जाति-पाति अंत नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। नेहरू जी ने भी कुछ अपने भाषणों में कहा था कि जब तक भारत से जिस तरह से जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था के आधार पर कई व्यवहार जो है वो गलत होते हैं, ये खत्म नहीं होता तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो राहुल गांधी जो लीगेसी बताते हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वो लीगेसी जो कह चुकी है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो राहुल गांधी मानते हैं कि नहीं मानते। अभी इसी सिलसिले में अमेरिका में जब राहुल गांधी गए, तो राहुल गांधी जिस तरह से कोई तो भी एक बयान उनका गलत हो जाता है और वही मुद्दा पकड़ के बीजेपी फिर उन पे आक्रमण करती है। तो राहुल गांधी ने भी यूएस में जाके, अमेरिका में जाके कहा कि जब भारत देश भारत देश के सभी वर्ग अपना अपना हक पा लेंगे, तो उसके बाद रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए। तो कुछ हद तक जो कांग्रेस पार्टी की पहले लाइन थी वो यही थी कि देश का विकास होने के बाद, सभी वर्गों का विकास होने के बाद आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। पर बीजेपी ने यही मुद्दा पकड़ा है कि आप दोनों दो नाव पे क्यों सवार हो। आप एक तो कहो कि इस देश में जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो गया है और तकरीबन 75-76 साल हो गए भारत को आज़ादी मिलने के बाद, तो 76 साल में विकास हुआ है, तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए क्या? आप जिस तरह से अमेरिका में आपने भाषण दिया। तो ये 2 मुद्दों पर अभी बहस होगी आने वाले कुछ दिनों में। और महाराष्ट्र और जो 5 राज्यों में चुनाव है, तो इन चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से हमला किया जाएगा कि जातिगत जनगणना होके रहेगी, उसके बाद आरक्षण विरोधी बीजेपी है, और उसको काउंटर करने के लिए राहुल गांधी का अमेरिका का बयान कि अभी आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने जो कहा था कि देश में अगर जिस दिन सारे वर्गों का विकास होगा, उसके बाद आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। और वो बयान और उसके बाद जातिगत जनगणना होके रहेगी, और वो देश में जाति आधारित जो व्यवस्था है वो कायम करना चाहते हैं क्या, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। तो आने वाले दिनों में यही मुद्दा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बीजेपी पूछेगी, लेकिन बीजेपी द्वारा इस बयान पर आक्रामक आंदोलन चलाने के पीछे क्या मतलब क्या उनकी मंशा है कि क्यों ये आंदोलन कर रही है? क्या दिखाना चाहती है? क्या राजनीतिक फायदे लेना चाहती है क्या बीजेपी? देखिए, ये जो मुद्दा है जातिगत सेंसस का, जनगणना का, उस मुद्दे को अगर हम देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोविड के चलते हुए जनगणना जो है वो नहीं हुई है, और जो आमतौर पे 12 साल के बाद जो जनगणना होती है वो भी नहीं, उसमें डिले चल रही है क्योंकि बीच में कोविड आया। और ये बड़ा एक एक्सरसाइज होता है सारे देश में, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों जो शिक्षकों से लेके तो ऑफिसरों तक लोगों को लगाया जाता है, फिर सेंसस होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये एक एक्सरसाइज होता है। पर इसमें जाति आधारित भी सेंसस हो, ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। अभी एक बार अगर जाति आधारित सेंसस हो, तो उसमें पिछड़े कितने, अन्य पिछड़े कितने हैं, बाकी धर्म के लोग कितने, जाति के लोग कितने हैं, इसका एक आंकड़ा जो है वो सामने आ सकता है। अगर कांग्रेस ने जो मांग की है वो मांग अगर पूरी होती है, तो देश में सारे वर्ग के लोग सारे विभिन्न क्षेत्रों में कितने हैं, इसका भी आंकड़ा सामने आ सकता है। अगर ये जनता तक ये मुद्दा पहुंचे तो इसमें कांग्रेस को फायदा हो सकता है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि ये चुनावी मुद्दा ना बने, और इसमें कोताही ना बरते कोई भी तरह बीजेपी, और इस मुद्दे को किस तरह से इस मुद्दे के खिलाफ अटैक किस तरह किया जाए। इसीलिए राहुल गांधी का जो बयान है अमेरिका में, उन्होंने कहा कि देश के सभी वर्गों का जब विकास हो जाए तो भारत में का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो अभी ये आर पार की लड़ाई है, क्योंकि कुछ ही महीने इन दोनों पार्टियों के हाथ में है, और जो क्षेत्रीय दल है वो भी काफी बड़े हैं। जहाँ जहाँ चुनाव है, जैसे महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, तो महाराष्ट्र में
क्षेत्रीय जो पार्टीज है, दल है, तो क्षेत्रीय दल भी काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण रहते है। और कोलिएशन के सिवा कोई गवर्नमेंट नहीं आ सकती, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। तो इस सारे चुनावी मुद्दों को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये आर पार की लड़ाई है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अभी जातीय आरक्षण का है। और पिछले 5-6 साल से या ज़्यादा, उससे भी पहले महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा है, मराठा आरक्षण की मांग हो रही है, कई लोगों ने आत्महत्या इसके चलते की है। तो ये महाराष्ट्र के इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो जातिगत जनगणना और जातिगत आरक्षण जो है, उसी के मद्देनजर आने वाले कुछ महीनों में रहेगा। क्या लगता है कि क्या आरक्षण का मुद्दा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बनकर रह गया है, या इसके पीछे वाकई में सामाजिक न्याय की चिंता है, या फिर वोट बैंकिंग का? देखिए, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, इस राज्य में, महाराष्ट्र में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दुनिया को क्रांति देने का काम महाराष्ट्र ने किए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी जो 12 साल सेवाग्राम में, वर्धा में रहे, उन्होंने यहीं से सारी जो महात्मा गांधी क्रांति, जो महात्मा गांधी ने अहिंसा की क्रांति की, तो सेवाग्राम से शुरू की। इसके बाद अगर मैं बात करूं बाबा साहब आम्बेडकर की, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म जो एक्सेप्ट किया और बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो भी नागपुर में ली। और ऐसे कई महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर शिवाजी महाराज तक, महाराष्ट्र ये संतों की और महात्मा लोगों की भूमि रही है। और इस भूमि में कभी भी जाति पात जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को विरोधी हुआ है। अभी पिछले कुछ सालों में जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस पहली बार जब 2014 में मुख्यमंत्री बने, तब से मराठा आंदोलन की एक बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी। और उसके पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार थे, ऐसे आरोप भी बीच बीच में हुए। जब भी देवेंद्र फडणवीस ये मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद दूसरी बार 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री हुए, और तीसरी बार वो उप मुख्यमंत्री हुए। तो आरोप इस तरह भी लगते हैं कि जब जब देवेंद्र फडणवीस सत्ता में होते हैं, तब मराठा आंदोलन को में आग में तेल डाला जाता है और उसको उकसाया जाता है। और कुछ अंश ये सच भी है। तो मराठा जो समाज है वो बहुत बड़ा समाज है महाराष्ट्र का, और 33% मराठा पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है। एक 1/3 जो पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र की है। अभी महाराष्ट्र में जो स्ट्रक्चर है रिजर्वेशन का, वो 50% है। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 50% के ऊपर आप कोई भी स्टेट में एक्सेप्ट TN, तमिलनाडु के अलावा महाराष्ट्र पूरे देश में कहीं भी 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है। पर महाराष्ट्र में ये जो लिमिट है, ये बढ़ा के इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और ये जो लिमिट है 50% की, ये बढ़ाकर महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण दिया गया। देवेंद्र फडणवीस ने वही दिया, पर ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली और वो आरक्षण कैंसिल हुआ। मीन टाइम मराठा समाज को आंदोलन चाहिए, इसके लिए काफी आगजनी हुई। कई जगह मोर्चे निकले, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई से लेकर गडचिरोली तक ये मोर्चे निकले। तो इस पूरे आंदोलन के पीछे राजनीति तो है। और जब एक विशिष्ट पार्टी की सरकार आती है, विशिष्ट मंत्री को कोई बनता है, कोई व्यक्ति मंत्री बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, तो मराठा आंदोलन भड़काया जाता है। ये सच्चाई है, पर इसमें राजनीति है। और मराठा समाज जो ऑर्गेनाइज समाज है, अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी में जितने भी नेता है वो मराठा समाज से थे, और मराठा समाज से प्रतिनिधित्व भी इन पार्टियों में मिला। बीजेपी में ने भी कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले से मराठा समाज को आगे लाने की कोशिश की। अभी जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो मराठा है, और देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे 2 साल पहले, तब उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वो मराठा थे। इसके पहले भी मराठा मुख्यमंत्री हुए बहुत सारे। और बीजेपी शिवसेना की इसके पहले गवर्नमेंट थी, तब नारायण राणे भी मराठा है, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कुल मिला के जातिगत आधार पर ही महाराष्ट्र का राजकारण अब तक हुआ है, राजनीति हुई है। और इस चुनाव में भी, इस राजनीति में भी जातिगत राजनीति जो है वो सबसे अहम है। इस विवाद से ना महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी को फायदा होने वाला, आपकी नजर से, अपना नजरिया बताएं आप। देखिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी एक पार्टी है, सबसे बड़ी बोलने से अच्छा, सबसे पुरानी पार्टी है, और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता है जातिगत
राजनीति का, उस पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार। ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पहले एक ही थी, अभी इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट अजित पवार के पास है और एक पार्ट शरद पवार के पास है। तो एनसीपी दोनों भी, अजित पवार हो शरद पवार हो, जो पहले एक पार्टी थी अभी 2 पार्टी थी, तो जो एनसीपी की जो विंग है, एनसीपी अजित पवार, एनसीपी शरद पवार, इन दोनों पार्टियों को जातिगत राजनीति का सबसे बड़ा लाभ अब तक मिला है और इन दोनों पार्टियों का डीएनए ही जातिगत राजनीति करना है। अब इसमें कांग्रेस भी कूद पड़ी है और कांग्रेस ने भी अभी जो कांग्रेस के एडवाइजरों ने उनको बताया है कि आपको जातिगत जो सेंसस से लेके किस जाति के व्यक्ति किस पोस्ट पर है, ये सारे मुद्दे आपको उठाने पड़ेंगे, उसके सिवा आपको राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कांग्रेस भी अभी इन्हीं सारे जो उनके एडवाइजरों ने जो उनको चीजें बताई है वही मुद्दे उठा रहे। और इसके पहले भी महाराष्ट्र जब से फॉर्म हुआ तब से महाराष्ट्र के राजनीति में कांग्रेस ने भी जातिगत व्यवस्था जिस तरह से पहले थी और जातिगत व्यवस्था से ही टिकट उन्होंने दिए और जातिगत व्यवस्था में सारे जातियों के लोग उनकी पार्टी में आए, इसलिए प्रयास किया। तो कुल मिला के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जातिगत राजनीति की और कांग्रेस ने भी पिछले 50 साल से भी ज़्यादा जातिगत राजनीति जो है वो की है महाराष्ट्र में। और बीजेपी ने भी इसके बाद सारे समाज के लोग, सारे कास्ट के लोग और सारे जो व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं में से लोग अपने पार्टी में आए, इसके लिए प्रयास किया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।